Assalamu alaikum friends. So we are discussing about in the previous video making of the constitution. So last point we are discussing about the the representative of constituent assembly of various communities from various communities. Okay, before start the video, I remember to you, please like, share, comment and subscribe to our channel. Click the bell icon for the more updates. तो बहुत सारे लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे, तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, अब करेंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कर्नाटका और कन्नडिगास हु पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वेरियस कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखे थे, जैसा कि सोमनाथ लहरी, हरि बहादुर बुर्रा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना हजरत मोहानी, कुछ सिन्हा अजुल्ला समथिंग समथिंग। उसी तरह तो कर्नाटका से कौन कौन से लोग क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट वन, हमें यहाँ पे 3 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड करती। वन इज अ मैसूर प्रोविंस, अनदर इज बॉम्बे प्रोविंस, लास्ट वन कुरुक प्रोविंस. This Kuruk province also known as the Kodagu province. From Mysore province, K.C. Reddy, Kasamballi Changalaraya Reddy. Full name is Kasamballi Changalaraya Reddy. Gurudev Reddy, T. Siddhalingaya, T. Channaya, Kengal Hanumantaya, Siddhavirappa, Krishnamurti Rao and Tekuru Subramaniam. These famous 8 representatives participate in constituent assembly from the Mysuru province. From the Bombay province, Bombay province के अंदर बीजापुर आते हैं, याद रखो. Bombay province, S. Nijlingappa and R. Divakar both are participate in the constituent assembly. तो याद रखो इन दो लोगों की क्या खासियत याद रखो, स्पेशलिटी. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ केसी रेड्डी एंड एस निजलिंगप्पा? अनदर वन, केंगल हनुमंतಯ್య, most important. Why? Because Kasamballi Changalaraya Reddy, he was the first chief minister of the Mysuru state, not a Karnataka state. Mysuru state and Karnataka state also. Mysuru state. Okay. Next one, S. Nijlingappa was the first CM of the unified Mysore state. Unified नहीं हुआ था, केसी रेड्डी रहे जब. एस निजलिंगप्पा आने के बाद में क्या यूनिफाइड स्टेट बनते हैं, और यूनिफाइड स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर एस निजलिंगप्पा. केंगल हनुमंतराया who built the विधान सौधा ऑफ बेंगलुरु के विधान सौधा को इन्हों बताते हैं. इनके ये 3 स्पेशलिटी हैं और इन 3 लोगों को याद रखना है. लास्ट, कुर्ग प्रोविंस है के.एम. पोन्नच्चा. याद रखो, फ्रॉम द 1952 to 1956 Kuruk province is an independent state. Okay, K.M. Ponnacha was the CM of the Kuruk province from the 1952 to 56. After 56, Kuruk province merged in the unified Mysore state. Okay. Okay. Kannadigas देख लिए. अब women's who participate in the constituent assembly. Women who were participate in constituent assembly. Women's की तरफ से कौन कौन थे?
The total 15 women's participate in the constituent assembly. कितने? 15 वुमेन्स। उन 15 वुमेन्स में हमें 5 लोगों को याद रखना है, बाकी वालों का नाम लिखा होगा लेकिन 5 लोगों को याद रखना है। फर्स्ट वन सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सेकेंड वन सुचेता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। थर्ड विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। कुत्सिन्ना सॉरी श्री राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर, श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। फिफ्थ वन कुत्सिन्ना अजुल्ला, और रासुल्ला और असदुल्ला। तो थोड़े बहुत वेरिएशन के नाम से इनको हमें अलग अलग जानते हैं। ये 5 लोगों को जानना है, 15 मेंबर्स को याद रखे या नहीं रखे हमको टेंशन नहीं है, इतना याद रखना है देयर आर 15 वुमेन्स participate in the constituent assembly. First is Sarojini Naidu. What is the specialty of Sarojini Naidu? Sarojini Naidu was the first woman chief minister of Uttar Pradesh state, and she was also first chief minister of an Indian state. यूपी स्टेट की क्या है? चीफ मिनिस्टर गवर्नर, यूपी स्टेट की गवर्नर। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। एन इंडियन स्टेट मतलब पूरे इंडिया की पहली गवर्नर बोले तो भी चल गया, तो पूरे इंडिया का गवर्नर नहीं होता, पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, इसीलिए एन इंडियन स्टेट, किसी स्टेट के पहले वुमेन बनने वाले गवर्नर कौन है? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट वन सुचिता कृपलानी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर एन इंडियन स्टेट, वो भी यूपी, इट इज ऑल्सो यूपी स्टेट। नेक्स्ट वन विजय लक्ष्मी पंडित was the only and first woman who preside the General Assembly of UNO के जनरल असेंबली को प्रिसाइड करते हैं। ओनली एंड फर्स्ट वुमेन हु प्रिसाइड द UNO's जनरल असेंबली in the year 1953, 8th session. It is a 8th session. Next one, it was a 8th session. Srimati Rajkumari Amrit Kaur, she was the first cabinet minister. She was the first woman cabinet minister. तो कैबिनेट कौन सी मिनिस्टर थे? हेल्थ मिनिस्टर। नेक्स्ट वन कुत्सिन्ना अजुल्ला के बारे में, शी वाज द ओनली मुस्लिम वुमेन हु पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये याद हमें रखना है, इतना इजी पॉइंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें ये देख लिए कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद में रिप्रेजेंटेटिव्स, वेरियस कम्युनिटीज, कन्नडिगास एंड वुमेन्स, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अब मीटिंग्स देखो, क्या है मीटिंग्स? सब लोगों को मिला के क्या है? कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? उसमें फेमस हम देख लिए। ओके, 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब इनकी मीटिंग चलते हैं।
मीटिंग्स देखो क्या है, मीटिंग्स और सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीटिंग और सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, फर्स्ट मीटिंग, okay, there are totally 11 sessions, 11 meetings held। तो कितने मीटिंग्स चलती हैं टोटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने मीटिंग्स चलते हैं? 11 मीटिंग्स टोटली। उसके अंदर इन दीज 11 मीटिंग्स वी आर रिमेंबर्ड ओनली 2 मीटिंग्स ओनली। फर्स्ट मीटिंग, the first meeting was held on December 9, बहुत तो एग्जाम में पूछे, 1946 in Central Hall of Parliament, Central Hall of Parliament, Central Hall of Parliament, Central Hall of Parliament, Delhi, Central Hall of Parliament at the 11 o'clock, 11 o'clock को 11 बजे on December 9, 1946 इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली, दिल्ली के सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में क्या है, ये सेशन हेल्ड होता है, पहला सेशन। तो अब सेशन तो मिल गया, हु प्रिसाइड दिस सेशन, तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास रहना ही है। तो याद रखो यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई नहीं रहता, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, JB Kripalani, JB Kripalani was selected to Dr. Sachidanand Sinha. Okay, JB Kripalani was selected to the Dr. Sachidanand Sinha as the temporary or interim president of Constituent Assembly। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई चेयरमैन नहीं था, प्रेसिडेंट नहीं था, तो उस टाइम में क्या करते हैं, JB कृपलानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाते, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं अगर बोल को क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो JB कृपलानी वाज सेलेक्टेड टू द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज द टेम्पररी और इंटराइम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलती, उसके अंदर डिस्कशन किया जाता है। ओके, ये पॉइंट। नेक्स्ट वन, इन दिस सेशन टोटल 211 मेंबर्स आर पार्टिसिपेट। तो टोटल कितने, 389 मेंबर्स, बट द फर्स्ट सेशन इन द फर्स्ट मीटिंग ओनली 211 मेंबर्स आर participated। Okay, Muslim League was boycott this session। Muslim League was boycott this session। क्यों, why? Because they want the separate constituent assembly, therefore separate constituent assembly and separate Pakistan, therefore they not participated in this session। Okay, ये आपको मालूम रहे यहाँ पे पार्लियामेंट के सेशन के अंदर। अब सेकंड मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग इज वाजंट, सेकंड मीटिंग इन सेकंड मीटिंग द सेकंड मीटिंग, याद रखो। हाँ, अब एक पॉइंट मैं भूल गया, यहाँ पे बताता हूं। इन द सेकंड मीटिंग
of Constituent Assembly, in the second meeting of Constituent Assembly, this was held on the 11th December. वो 9th दिसंबर में था, 11th दिसंबर वेडनेसडे। तो पिछले वाला जो फर्स्ट सेशन था वो मंडे के दिन चलता, मंडे, ये भी पॉइंट ऐड कर ले उसमें, मंडे। द फर्स्ट सेशन, द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन मंडे, द सेकंड सेशन वाज हेल्ड ऑन December 11, Wednesday. Clear? Next, after 2 days, same time, same place, same time, 11 a.m. timing, and same place, Central Hall of Delhi, Central of Parliament के Central Hall में ये काम चलता है. Next, after that क्या होता है? डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद elected by Dr. Babu Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Constituent Assembly by the members of Constituent Assembly. Constituent Assembly के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन करके बाबू राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुकारते हैं. तो अभी याद रख लो, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह ट्विस्ट करेगा. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा देखे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एंड डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद दोनों ऑप्शन में है, तो ओनली डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद. लेकिन इंटराइम और टेम्पररी और प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. क्लियर है? नेक्स्ट, अब इनको तो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट. अब वाइस प्रेसिडेंट किसी को बनाना है तो एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमाचारी both are elected as selected as their vice president of the Constituent Assembly. Next one, B.N. Rao, याद रख लो, इनके बारे में एक क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा. B.N. Rao was selected as the advisor of Constituent Assembly. Why we are calling B.N. Rao selected as the advisor of Constituent Assembly? He was a retired ICS officer. तो इनके यहाँ तक ये क्लियर हुआ. एडवाइजर, वाइस प्रेसिडेंट्स परमानेंटली सेम टाइम हेल्डिंग कब हुआ, इतना याद रखना है. नेक्स्ट वन, B.N. राव. अब सेपरेटली B.N. राव के बारे में देखना है. व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ B.N. राव? व्हाई B.N. राव selected as the advisor of the Constituent Assembly? तो B.N. Rao full name Benegal Narasimha Rao. He belongs to Mangaluru, मतलब he belongs to Karnataka. Mangaluru. Next one, he was acted as the judge of, acted or worked as the judge of international court, which located in the Hague of the Netherlands. जैसा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, पूरे वर्ल्ड को
बनाने के लिए यूएनओ इंटरनेशनल कोर्ट एस्टैब्लिश करे जो हेग के अंदर नेदरलैंड, उस इंटरनेशनल हेग के जज रहते हैं। देखो, therefore he was elected as the advisor of constituent assembly। क्लियर हुआ? तो जो एक जज ही वैसा काम कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, he was worked as member or representative of India, as he was worked as representative ऐसा लिख लो क्वेश्चन, he was represent to India in Security Council of UNO, Security Council of UNO in 1952। ओके, 1952 to 55 3 साल का है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन के भी काम करते हैं। ओके, ही वाज ए आईएएस ऑफिसर, ही वाज ए आईसीएस ऑफिसर। आईएएस अब जब का आईसीएस अब का आईएएस के सेम, आईसीएस ऑफिसर। लास्ट पॉइंट एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, he wrote the first draft written draft of our constitution in Hindi language of Devanagari script is different, language is different। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। the Urdu is a language, but the Urdu language script is Arabic। स्क्रिप्ट अलग रहेगी, लैंग्वेज अलग रहेगी। तो हिंदी का जो हिंदी हमें लिखते हैं वो लिखने की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो देवनागरी है। तो देवनागरी के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाते हैं, उसका कच्चा एक ड्राफ्ट लिखने वाले कौन है? BNR Rao। एंड दिस BNR Rao डिमांड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया। ये रही BNR Rao की कहानी। ओके, हिज ओन हैंड राइटिंग, he wrote the draft of the Indian Constitution in Hindi language, Devanagari script, in his own handwriting। ओके, सेशन कंप्लीट हुए दोनों भी। अब मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हर काम भी एक ही नहीं कर सकते, हमारे पास 389 मेंबर्स हैं, उसके अंदर सब कमिटीज बनाते हैं। हर कमिटी को एक जैसा कि एग्जांपल मैं बताता हूं, फंडामेंटल राइट्स को एक अलग असेंबली, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक अलग, फंडामेंटल ड्यूटीज तो नहीं थे, उसके बाद में स्टेट्स को यूनिफाइड करने का एक कमेटी अलग, ऐसे अलग अलग कमेटी बनाते हैं। एग्जाम यहाँ पे देख लो, ऑन अगस्त 29 1947, August 14, 29 August 14 1947, the Constituent Assembly framed the 22 committees। In these 22 committees, 10 is major committees and procedure committees, and 12 is subcommittees। इसके लिए एग्जांपल दे देता हूं मैं। फंडामेंटल राइट्स कमेटी, इट इज अ प्रोसीजर कमेटी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इट इज अ सब कमेटी। एग्जांपल उनके अलग। सो ए मेजर कमिटीज।
ओके, उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी, द मेन इंपॉर्टेंट कमेटी ऑफ द दीज मेजर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, sorry, drafting committee. This drafting committee framed on the 29th August 1947 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया। ओके, दिस ड्राफ्टिंग कमेटी हैड the 7 members including president, including with president, okay, the president of drafting committee Dr. B.R. Ambedkar, B.R. Ambedkar, B.R. Ambedkar, याद रखो ये चीज। अदर 6 members, अदर 6 members कौन कौन देते हैं बोल, तुम्हें पहले ये याद रख लो। ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाने की जरूरत क्या है, देखो सब कमेटी हमें बनाए तो उनका काम उन्होंने करते हैं, इनके काम सब 22 कमेटी लगा को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखते हैं, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हाउ टू क्रिएट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें कंप्लीट करके एक ड्राफ्ट बना के आगे उसे प्रोसीजर करता है, दैट्स ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इंक्लूड्स कंसिस्ट 7 members including with the president. President was Dr. B.R. Ambedkar. Other 6 Alladi Krishnaswamy Iyer, Alladi Krishnaswamy Iyer, sorry, Iyer, Alladi Krishnaswamy Iyer, Dr. K.M. Munshi, K.M. Munshi, K.M. Munshi, Gopal Swami, Gopal Swami, Gopal Swami Iyer, Gopal Swami Iyer, N. Madhav Rao, N. Madhav Rao, and 6th one, N. Madhav Rao, and 6th one, T.T. Krishnamachari, Krishnamachari। ओके, देखो यहाँ तक तो मैं बता दूं, गोपाल स्वामी मुस्लिम के भी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर मुस्लिम के भी एक इंसान रहते हैं, सैयद मोहम्मद असादुल्ला, एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एन माधव राव, he belongs to Mysuru state, but after some days, due caused by their health, he was dead. His place was filled by B.L. Litter. B.L. Litter इनका इंतकाल होता है, तो B.L. Litter वो प्लेस को फिल करते हैं। नेक्स्ट वन, T.T. Krishnamachari also dead in the year 1948. This place was replaced by the D.P. Kaithan. D.P. Kaithan. Okay, it is important. After next one, K.M. Munshi. K.M. Munshi के बारे में जानना है, because he was called as the chancellor or कुलपति. K.M. Munshi, he also known as कुलपति or chancellor. He started the Vana Mahotsava in 1950
He started Vana Mahotsava in 1950 and he established the Bharatiya Vidya Bhavan. He established the Bharatiya Vidya Bhavan. Bharatiya Vidya Bhavan in Mumbai. In Mumbai. Okay. इतना पॉइंट के मुंशी के बारे में याद रखना है. In the tomorrow's video, we will discuss about the architect of the Indian Constitution and the father of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. His life and his achievements we are studying in the next video. उसके बाद में नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम के बारे में अगली वीडियो में मैं क्लियरली बताऊंगा. टॉपिक तो ज़्यादा नहीं है लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है. ओके, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए. प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइए. शुक्रिया.